हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी। दोस्तों, अपने 67 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 68 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। पद 53,749 है। इसलिए दोस्तों जी जान से आपको मेहनत करनी है। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। अभी भी समय बाकी है दोस्तों। ये देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है अपना। 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसी पैटर्न पर दोस्तों ये अपना आधारित मॉडल पेपर है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्लास अगर नहीं देखी है तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में अलग अलग लिंक मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, तो आप वहां जाकर वो ऑब्जेक्टिव क्लास भी जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, भाग 1 में देखिए पहला प्रश्न बिल्कुल सिलेबस के अनुसार दोस्तों अपन यहाँ पे चल रहे हैं। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का सही आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम पूछा है दोस्तों, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अपने को जाना है। दोस्तों यहां पर देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का जो आरोही क्रम है उसकी एक ट्रिक है दोस्तों, जजो अन्ना। क्या है? जजो अन्ना। जजो अन्ना, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर में है, उसके बाद में जो से मतलब जोधपुर में है, उसके बाद में ऐसे मतलब अलवर में है, और फिर दोस्तों ना से हो जाएगा नागौर। ठीक है, तो यहाँ पे आरोही क्रम बताना है, यानी कि अपने को उल्टे क्रम में चलना है। तो दोस्तों नागौर, अलवर, जोधपुर, जयपुर कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, नागौर, अलवर, जोधपुर, जयपुर, यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी है? बताइए, राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है तो वो कौन सी है? वो है दोस्तों राजस्थान रोड विजन 2025। राजस्थान रोड विजन 2025। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? बताइए कहां पर है ये? तो दोस्तों ये जयपुर में है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, देखिए सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में मिट्टी के प्रकार हैं और सूची सेकंड में जलवायु प्रदेश है। अपने को बताना है कि कौन सी मिट्टी कौन सी जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए एरिडी सोल्स मृदा है। एरिडी सोल्स मृदा ये दोस्तों शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में ये मृदा है वो पाई जाती है। इनसेप्टी सोल्स मृदा है, ये दोस्तों अर्धशुष्क एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। अल्फी सोल्स मृदा है, ये उपाद्र एवं आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। और वर्टिसोल्स मृदा है, ये आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में ये पाई जाती है। दोस्तों ये चारों के चारों हैं वो पहले से ही सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है तो वो कौन सी है? तो वो है जयसमंद झील। कौन सी? जयसमंद झील। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? बताइए कि कौन सी नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहाँ पे गलत दे रखा है, वो बताना है। देखिए, सागी नदी का जो उद्गम है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है, बिल्कुल सही है। सोम नदी का जो उद्गम है वो बाबलवाड़ा पहाड़ी, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों सोम नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? तो ये होता है दोस्तों बीछा मेड़ा की पहाड़ी से। कहां पर है दोस्तों? ये उदयपुर में है। तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? बताइए दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? तो दोस्तों ये अंतराल विद्यमान है तो ये उत्तरी एवं मध्यवर्ती में
ये अंतराल है वो अरावली पर्वतमाला में ये विद्यमान है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किस क्षेत्र में उपस्थित है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है यानी कि जीबीएफ किस क्षेत्र में उपस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ कोटा क्षेत्र में ये उपस्थित है। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? राइट आंसर हो जाएगा वो बनवाए थे दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखें, निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म जल भराव यानी कि सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है? बताइए सेम की समस्या से प्रभावित है दोस्तों सर्वाधिक है वो राजस्थान के 2 जिले हैं, एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर एवं हनुमानगढ़। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहर की वजह से दोस्तों ऐसा होता है वहां पे। नेक्स्ट आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, आपदाओं के प्रबंधन एवं उनसे बचाव के लिए राज्य आपदा प्रबंधन नीति कब से लागू की गई? राज्य आपदा प्रबंधन नीति कब से लागू की गई? ये लागू की गई दोस्तों 25 अक्टूबर 2007 से। 25 अक्टूबर 2007 से लागू की गई। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य का अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राजस्थान राज्य का अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आता है उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? शिशु लिंगानुपात दोस्तों 888 था। कितना था? 888। और सबसे कम था दोस्तों झुंझुनू में 837। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 888। नेक्स्ट आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये जल दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? बताइए जल संरक्षण की परंपरागत विधि कौन सी नहीं है? देखिए यहाँ पे नाड़ी है, टोबा है, जोहड़ है, टाका है, बावड़ी है, लेकिन नाली नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों नाली आप सभी को पता है कि पानी के निकास के लिए बनाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये परंपरागत विधि नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। कहां पर स्थित है ये? तो दोस्तों केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है ये बीकानेर में स्थित है दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर में स्थित है। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है। स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है, तो ये किसका नारा है? तो दोस्तों ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का ये नारा है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न है, सिरोज्म मृदा किस जिले में मिलती है? सिरोज्म मृदा कौन से जिले में मिलती है? तो दोस्तों ये मृदा है ये जयपुर जिले में मिलती है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको धूसर मृदा भी कहते हैं और इसका जो रंग है वो पीला और भूरा होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न है, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियों के बेसिन है। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियों के बेसिन है। तो दोस्तों 2 नदियों के बेसिन है वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों यहाँ पर है, बताइए कौन से? तो वो है चंबल और बनास। ठीक है, इसमें इन दोनों के अंदर जल उपलब्धता के आधार पर दोस्तों ये सबसे ज्यादा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, डग गंगधार उच्च भूमिया अवस्थित है। डग गंगधार उच्च भूमिया स्थित है। तो दोस्तों कहां पर है ये? तो दोस्तों ये हाड़ौती प्रदेश में है। हाड़ौती पठारी प्रदेश में है ये। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कौन सा जिला मुख्यालय शहर 72 डिग्री पूर्व देशांतर और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? देखिए ये प्रश्न राजस्थान ज्योग्राफी का है और एक प्रश्न है वो महाराणा से संबंधित था, वो राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित था। ठीक है, तो 20-20 प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पे। दोस्तों कौन सा जिला मुख्यालय शहर 72 डिग्री पूर्व देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित नहीं है पूछा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डूंगरपुर है, उदयपुर है
जालोर है लेकिन हनुमानगढ़ है वो नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुशीर वाद्य यंत्र दोस्तों अलगोजा है, यानी कि फूंक कर बजाया जाने वाला यंत्र अलगोजा है। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन कहाँ किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाला उर्स। कहाँ पर है? अजमेर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है, हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा? किसने लिखा? सभी को पता होगा दोस्तों, ये लिखा था चंद्रशेखर ने। किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। याद रखना हट किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था, ठीक है, जो पुलिस के हाथ कभी नहीं आए थे। और हट से याद रखना चंद्रशेखर, ठीक है। हमीर हट के लेखक दोस्तों चंद्रशेखर हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो दोस्तों ये कल्ला जी को करता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ नाम देने का श्रेय किससे दिया जाता है? बताइए, मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों के.एम. मुंशी ने। किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और इसमें 4 रियासतों को शामिल किया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? कांगड़ कांड तो दोस्तों ये बीकानेर प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ था दोस्तों, ये कांगड़ कांड। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक तरफ कृषक आंदोलन है, दूसरी तरफ नेता है। देखिए बिजोलिया का किसान आंदोलन के जो नेता थे वो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा थे, बिल्कुल थे, ठीक है। इनके अलावा दोस्तों आप सभी को पता होगा विजय सिंह पथिक भी थे, ठीक है, साधु सीताराम दास भी थे, लेकिन यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा भी थे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, ठीक है, तीसरे चरण में थे। बेंगू किसान आंदोलन का या नेतृत्व या नेता थे वो थे दोस्तों रामनारायण चौधरी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे करौली कृषक आंदोलन के नेता कुंवर मदन सिंह थे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर सीकर में कल्याण सिंह दे रखा है, ये कल्याण सिंह है, ये दोस्तों सीकर के राव राजा बने थे 1922 में। कब दोस्तों? 1922 में ये राव राजा बने थे कल्याण सिंह। और इन्होंने क्या किया? बनते ही भू राजस्व में 25% से पहले भू राजस्व 25% था, उसको बढ़ाकर 50% कर दिया। उसके विरोध में दोस्तों ये आंदोलन हुआ था, ठीक है। और ये राव राजा थे, नेता नहीं थे ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक नेता कौन कौन थे? तो दोस्तों सरदार हरलाल सिंह, पन्ने सिंह, ये कई नेता थे दोस्तों सीकर किसान आंदोलन से संबंधित। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इनमें से सबसे पहला शासक कौन था? तो वही था, अजमेर नगर बसाया था अजयराज, ये नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद में शासक दोस्तों यहाँ पे अर्णोराज होगा, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे विग्रहराज चतुर्थ, फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप वैसे भी लगा सकते हैं, पृथ्वीराज तृतीय अंतिम था, तो यहाँ पर 1 है वो 4 में आएगा सबके लास्ट में। तो कौन से ऑप्शन में? सेकंड नंबर के ऑप्शन में। यहाँ पर 2, 3, 4, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर का प्रश्न है, फट चित्रण के लिए जाना जाता है, फट चित्रण के लिए जाना जाता है दोस्तों, ये जाना जाता है शाहपुरा, ठीक है, शाहपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहपुरा की फट चित्रण कला है वो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो बताइए किसे भेजा था दोस्तों अकबर ने चंद्रसेन को दंड देने के लिए? राइट आंसर हो जाएगा वो है राय सिंह को भेजा था दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राय सिंह ने। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ है। तो दोस्तों गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो है हुमायूंनामा। कौन सा है? हुमायूंनामा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो छेलकड़ी है, छेलकड़ी है वो दोस्तों पुरुषों का आभूषण है ये। यहाँ पर इसमें सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है,
चौतारा, भपंग व कमायचा नामक लोकवाद्य यंत्र है। चौतारा, भपंग व कमायचा नामक लोकवाद्य यंत्र है, तो वो कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तत्वाद्य यंत्र है। क्या है? तत्वाद्य यंत्र। 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है। जागीरदार जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपए का भुगतान की शुरुआत की। उस कर का नाम क्या था? बताइए, उस नए कर का नाम क्या था? सभी को पता होगा दोस्तों, चौरी कर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चौरी कर। 36 नंबर का प्रश्न है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? बाबू महाराज का जो मेला है वो कौन से जिले में बढ़ता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये धौलपुर जिले में बढ़ता है दोस्तों, बाबू महाराज का मेला। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दादू पंथ में सत्संग कहलाता है, सत्संग स्थल क्या कहलाता है? दादू पंथ में सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों अलख दरीबा। क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। 2 नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न है, जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आशापुरा माता। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, आशापुरा माता। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है? शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 40 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आराध्या आरएस एकेडमी और उसका लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। और दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित अगर आप 10 प्रश्न है वो सही करना चाहते हैं तो दोस्तों मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से संबंधित ही क्लास है वो देखने को मिलेगी, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पे अब अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 नंबर का प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया? आप सभी को पता होगा दोस्तों 86वां संविधान संशोधन है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का ऑप्शन आप देख सकते हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या स्थिति अनुसार प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह है 86वां संविधान संशोधन। ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में क्या क्या शामिल है, तो क्या क्या शामिल है वो दोस्तों अपने को बताना है। देखिए समान नागरिक संहिता है, बिल्कुल है। मद्यपान निषेध है, बिल्कुल सही है। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, ये भी है। पशुओं को मारने पर रोक, ये भी बिल्कुल सही है। और ग्राम पंचायत के गठन को प्रोत्साहन करना, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सभी क्या है? ये नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में शामिल है। यहाँ पर देखिए ये सारे सही हैं, तो कोट भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपयुक्त है सभी। 43 नंबर का प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने को बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला कथन देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है, बिल्कुल सही बात है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है और इसे मौलिक अधिकारों से अलग भी करती है? बताइए कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है और इसे मौलिक अधिकारों से अलग भी करती है?
तो दोस्तों मौलिक अधिकारों से अलग भी करती है, तो वो है दोस्तों इसमें क्या? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य था? प्रारूप समिति का सदस्य है वो कौन था, वो बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रारूप समिति का सदस्य के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित है दोस्तों 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, राजस्थान पॉलिटी से संबंधित। 46 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद है। राजस्थान में लोकसभा से चुनी गई अनुसूचित जाति की पहली महिला सांसद है, तो वो कौन है? पहली महिला सांसद के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है उषा मीना। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा उषा मीना। 47 नंबर का प्रश्न है, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा दोस्तों? उस विधेयक को अनुमति नहीं देगा और उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन देखिए, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किस इंस्टीट्यूट काउंसिल का गठन किया गया है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। राजस्थान में पूर्व गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर किस इंस्टीट्यूट काउंसिल का गठन है वो किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, तो दोस्तों ये मुख्य सचिव है ये कार्य करता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव कार्य करता है, तो ये दोस्तों देखिए कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कैबिनेट सचिव के रूप में मुख्य सचिव कार्य करता है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है, बिल्कुल सही है। सचिवों के मुखिया के रूप में भी कार्य करता है, बिल्कुल सही है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में भी ये कार्य करता है, बिल्कुल सही है। राज्य के प्रधान के रूप में, ये राज्य के प्रधान के रूप में ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो मुख्यमंत्री करता है। तो यहाँ पर अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कथन है वो इसमें सत्य है, 5वां नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? सेकंड नंबर के ऑप्शन में, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? संभागीय व्यवस्था के बारे में दोस्तों ये प्रश्न है वो पूछा गया है, अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। यहाँ पर देखिए भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2% भाग है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अजमेर में 4 जिले हैं तथा यह केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोस्तों जोधपुर जो संभाग है इसका जो क्षेत्रफल है वो 1,17,801 वर्ग किलोमीटर है, 1,17,801 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर तो पूछा गया है, बताया गया है कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, तो है जोधपुर का है, तो ये कथन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, राजस्थान में 4 जिलों वाले संभागों की संख्या 4 है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर असत्य कथन बताना था, 3 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्तंभ 1 में दिए गए सिंड्रोम को स्तंभ 2 में दिए गए कैरियोटाइप से मेल करते हुए उत्तर का चयन कीजिए जो सही नहीं है। जो सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 एडवर्ड सिंड्रोम
एडवर्ड सिंड्रोम है ये दोस्तों ट्राइसोमी सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पटाउ सिंड्रोम है ये ट्राइसोमी 13 से संबंधित है, बिल्कुल सही है। टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पे ट्राइसोमी 21, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो टर्नर सिंड्रोम है ये ट्राइसोमी 21 से संबंधित नहीं है। ये जो ट्राइसोमी है ये 21, ये दोस्तों डाउन सिंड्रोम से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर ये जो टर्नर सिंड्रोम और ट्राइसोमी 21 दे रखा ना, ये दो अलग अलग आनुवांशिक स्थितियां हैं, तो ये अपना गलत हो जाएगा। और बाकी देखिए इसमें क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, ये XXY, ये इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्पेमेटिड स्पेमेटिड की शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों परिवर्तन की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कहलाती है दोस्तों, यहाँ पर बताइए, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें ये 35 से 45 दिन तक संग्रहित है वो किया जा सकता है। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल यानी कि द्रव होते हैं? निम्न में से कौन से तत्व है मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव होते हैं? बताइए, तरल होते हैं तो यहाँ पर देखिए, तरल तो यहाँ पर हीलियम, ब्रोमाइन, मरकरी और क्लोरीन। तो मरकरी तो होता ही है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, मरकरी के अलावा यहाँ पर ब्रोमाइन भी होता है दोस्तों, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में। तो यहाँ पर ब्रोमाइन और मरकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने को कूट भाषा में दोस्तों उत्तर देना था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। कौन से ऑप्शन में? 1 नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का भाग है अपना, करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये किस वर्ष शुरू किया गया था? ये दोस्तों शुरू किया गया था 2021 में। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? बताइए, पारुल परमार का संबंध है वो कौन से खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है बैडमिंटन से इनका संबंध है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है? अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है, जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी? बताइए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी, तो यहाँ पर वो कौन थी? वो थी दोस्तों हिमा कोहली। कौन थी? हिमा कोहली। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, हिमा कोहली। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? निर्दिष्ट जुर्माना राशि है वो कितनी है? तो दोस्तों वो है 10 लाख रुपए तक। 10 लाख रुपए तक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर व भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 कब पारित किया गया? बीकानेर व भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 कब पारित किया गया? ये पारित किया गया दोस्तों 12 मार्च 2025 को। 12 मार्च 2025 को ये विधेयक है वो पारित किया गया। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों यहाँ पर देखिए, भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, साथिनों को देय मानदेय की राशि 5844 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह की गई है? तो कितने की गई है? तो ये की गई है दोस्तों 6428 की गई है, 6428। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, जयपुर जिला प्रशासन द्वारा कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाडेसरा अभियान की शुरुआत कब की गई? जयपुर जिला प्रशासन द्वारा कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों में स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाडेसरा अभियान की शुरुआत कब की गई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कब की गई? तो ये 13 जनवरी 2025 को की गई दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 13 जनवरी 2025 को। 63 नंबर का प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 22 जनवरी 2025 को कौन सी वर्षगांठ है? तो बताइए कौन सी वर्षगांठ है? तो दोस्तों ये 10वीं वर्षगांठ है। ये 22 जनवरी 2015 को दोस्तों हरियाणा से शुरू किया गया था ये बेटी बचाओ बेटी अभियान, और इसको 10 साल पूरे हो गए। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ होगी? राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ पर होगी? तो ये भरतपुर में होगी। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 65 नंबर का प्रश्न है, आईटी पार्क स्थापित होगा। आईटी पार्क स्थापित होगा तो दोस्तों ये कहां पर स्थापित होगा? तो ये आईटी पार्क है ये दोस्तों माकड़वाली अजमेर में ये स्थापित होगा। माकड़वाली अजमेर में ये स्थापित होगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाग 8 में दोस्तों अब अपन कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, एक जेड बराबर है, यानी कि जेड का मतलब जेटाबाइट, ठीक है। एक जेड बराबर है तो ये किसके बराबर है? तो दोस्तों ये 1024 ईबी के बराबर है। 1024 ईबी के बराबर है, यानी कि 1024 ईबी, ईबी का मतलब होता है एक्जाबाइट। क्या होता है? एक्जाबाइट, ठीक है। 1024 एक्जाबाइट बराबर 1 जीबी हो जाएगा। 1 जेडबी, जीबी नहीं जेडबी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर प्रणाली में जीपीयू का क्या तात्पर्य है? जीपीयू का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों ये है डिस्प्ले के लिए ग्राफिक्स रेंडर करना। डिस्प्ले के लिए ग्राफिक्स रेंडर करना ये जीपीयू का कार्य है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 68 नंबर का प्रश्न है, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के नियंत्रण संरेखण के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के नियंत्रण संरेखण के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों वो शॉर्टकट कुंजी है वो कौन सी है? तो वो है कंट्रोल+E। कौन सी है? कंट्रोल+E। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, पावर पॉइंट में किस फीचर से डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन टेबल या चार्ट के रूप में बनाया जा सकता है? पावर पॉइंट में किस फीचर से डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन टेबल या चार्ट के रूप में बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्मार्ट आर्ट। क्या हो जाएगा? स्मार्ट आर्ट। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 70 नंबर का प्रश्न है, डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस किसे माना जाता है? डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्टिकल स्कैनर, माउस और डिजिटाइजर, लाइट पेन। तो दोस्तों इन सभी को डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है वो माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये थे दोस्तों अपने 70 प्रश्न है वो जीके से संबंधित, ठीक है। और अध्याय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। अब अपन दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं भाग 9 में हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न। देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, देखिए टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? तो ये दोस्तों दाईं ओर हस्ताक्षर करता है। किस ओर? दाईं ओर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, डिस्बर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द है। डिस्बर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों सवितरण प्राधिकारी। सवितरण प्राधिकारी। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सवितरण प्राधिकारी। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों मुहावरा और सूची सेकंड में उनके अर्थ के साथ में सुमेलित करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे की ओर लाना या खींचना, नीचे की ओर लाना या खींचना बताइए क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों अपकर्ष। क्या कहलाता है? अपकर्ष। जो बिना बुलाए आया हो, जो बिना बुलाए आया हो, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे एक तरह वाक्य दे रखा है, ठीक है, और उसके
अर्थ, वो यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित ये क्वेश्चन है, मुहावरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, नीचे की ओर लाना या खींचना वो अपकर्ष कहलाता है। जो बिना बुलाए आया हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं अनादूत। क्या बोलते हैं? अनादूत। किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है वो है दोस्तों अभिप्सा। क्या कहलाता है? अभिप्सा। और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों अंतेवासी। क्या कहलाता है? अंतेवासी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। 3 1 4 2 यानी कि अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 1 4 2। अब अपन दोस्तों देखिए 74 नंबर का प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप में काम होने का पता लग चले उसे क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में काम होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों काल। क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर प्रश्न है, वह गीत की 2 4 लड़ियां गाती है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन से भाग में अशुद्धि है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लड़ियां गाती है, लड़ियां नहीं कड़ियां। क्या आएगा दोस्तों? कड़ियां आएगा लड़ियां की जगह, तो इस भाग में अशुद्धि है। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं तो वो कौन से विकल्प में है? यहाँ पर देखिए तंदुरुस्त, मद्देनजर और चारागाह है, ये तीनों शब्द दोस्तों शुद्ध हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, जो हृदय को पिघला दे वह कहलाता है। जो हृदय को पिघला दे वो कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हृदय द्रावक। हृदय द्रावक इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विलोम शब्द युग्म नहीं है। विलोम शब्द युग्म नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मृषण। मृषण का अर्थ होता है दोस्तों कोमल, ये विलोम नहीं है। तो दोस्तों मृषण का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा रुक्ष। क्या हो जाएगा? रुक्ष हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी को पता होगा रुक्ष का मतलब क्या होता है? कठोर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपना इसमें पहला ही विलोम युग्म है वो नहीं है। उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, आबाद का बर्बाद हो जाएगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न है, अनिवार्य शब्द का उचित विलोम शब्द है। अनिवार्य शब्द का उचित विलोम शब्द है वो कौन सा है? तो अनिवार्य का हो जाएगा वैकल्पिक। क्या हो जाएगा? वैकल्पिक। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 80 नंबर का प्रश्न है, समीचीन का पर्यायवाची है। समीचीन का पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? समीचीन का पर्यायवाची हो जाएगा उपयुक्त। क्या हो जाएगा? उपयुक्त। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर उपयुक्त। 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? पर्वत का पर्यायवाची दोस्तों देखिए अचल है, महिदर है, नग है, लेकिन पाहन नहीं है। पाहन है ये दोस्तों किसका है? तो ये पत्थर का है। ठीक है, पत्थर का दोस्तों ये क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, यानी कि शिला, पाहन, पत्थर, शिला, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है पत्थर के। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग कौन से विकल्प में हुआ है? यहाँ पर देखिए परिपूर्णता। परिपूर्णता के अंदर दोस्तों परि उपसर्ग है, पूर्ण मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अधार्मिक के अंदर दोस्तों अ उपसर्ग है, धर्म इसमें मूल शब्द है और इक है इसमें प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हीनता, अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है। हीनता, अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है तो वो कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए हीनता, अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है वो है दोस्तों इसमें देखिए अव। अव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनादर, पतन, तो यहाँ पर इसमें अव इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे किस शब्द की संधि सही नहीं है? किस शब्द की संधि दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सठ प्लस अनन, षडानन, सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, वाग प्लस हित, वागीश। यहाँ पर देखिए तत् प्लस उपरांत, तो यहाँ पे तदुपरांत होता है, तदो नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। आगे देखिए परमोष्ध का उचित संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका उचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों परम प्लस औषध। परम प्लस औषध यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
आगे देखिए 86 नंबर प्रश्न है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दोस्तों तद्भव। क्या कहते हैं? तद्भव। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तद्भव। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्त्रीण। क्या हो जाएगा? स्त्रीण। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्त्रीण। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया दे रखी है दोस्तों, कर्म है इसमें। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? उत्तम पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए, मैं है वो उत्तम पुरुष है, हमको भी उत्तम पुरुष है, मुझे भी उत्तम पुरुष है। यहाँ पर उन्हें, ये दोस्तों अन्य पुरुष का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है तो वो है दोस्तों महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता। ठीक है, ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब यहाँ पर अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए पंक्चुएशन मार्क से संबंधित ये क्वेश्चन है, यानी कि अपने को दोस्तों चिन्ह का प्रयोग करना है कि कौन सा चिन्ह इसमें आएगा। देखिए यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, आई वुड हैव टू मेक कैंप फॉर द नाइट। आई वुड हैव टू मेक कैंप फॉर द नाइट। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि इसका मैं बोलूं हिंदी अर्थ क्या होगा? मुझे रात में शिविर बनाना होगा। तो क्या कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? तो फुल स्टॉप का। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फुल स्टॉप आएगा इसमें। आगे देखिए, आज मेरा व्रत है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा इसमें टुडे इज माय फास्ट। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, देखिए द चाइल्ड स्लीप्ड द वेल। दोस्तों द चाइल्ड स्लीप्ड द वेल। तो दोस्तों द वेल मतलब गिर गया कहां पर? कुएं में। ठीक है, तो कुएं में, तो यहाँ पे अंडर द वेल आएगा। इसमें क्या जाएगा? अंडर द वेल, यानी कि बच्चा कुएं में फिसल गया। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, फिल इन द ब्लैंक। इसमें देखिए सी हैज बीन अवे द लास्ट 3 डेज। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें देखिए सी हैज बीन अवे लास्ट द लास्ट 3 डेज, द लास्ट 3 डेज। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें आएगा फॉर द लास्ट 3 डेज। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर। तो इसमें देखिए, वेरी पीपल फ्लाई बिकॉज ऑफ टूरिस्ट एक्टिविटीज। वेरी पीपल फ्लाई बिकॉज ऑफ टूरिस्ट एक्टिविटीज। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा बताइए? तो यहाँ पर इसमें आएगा दोस्तों, इसमें फ्यू फ्यू पीपल आएगा। वेरी फ्यू पीपल फ्लाई बिकॉज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली, यानी कि अपने को कौन सी स्पेलिंग सही है वो बताना है। यहाँ पर देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है देखिए फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है बंधुत्व या बिरादरी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है। 97 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें देखिए, दिस इज द ऑफ द 2 प्रपोजल्स। दिस इज द ऑफ द 2 प्रपोजल्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों बेटर। क्या जाएगा? बेटर ऑफ 2 बेटर ऑफ द 2 प्रपोजल्स। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 98 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव। चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोवल राम कृष्ण वाज। बताइए, व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल राम कृष्ण वाज। बताइए,
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा रामकृष्ण वाज रियली एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ही enquired whether his name was not Ahmed. He enquired whether his name was not Ahmed. डायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है he said to him is not your name Ahmed. He said to him is not your name Ahmed. ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच में। 3 नंबर ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, देखिए in the question below a sentence has been given in direct indirect form of the given alternative. Choose the one which best express the given sentence in indirect direct speech. सेंटेंस दे रखा है he said if I had the key with me I could give you the solution. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, तो he said that if he had the key with him he could give him her the solution. तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है पीपल बिलीव दैट चाइनीज इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। बताइए इसका पैसिव बनाइए दोस्तों। पीपल बिलीव दैट चाइनीज इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इट इज बिलीव्ड दैट चाइनीज इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें देखिए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पर देखिए देयर इज नो चार्ज टू मेक अगेंस्ट हिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है देयर इज नो चार्ज टू बी मेड अगेंस्ट हिम। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए चूज द करेक्ट टेंस। टेंस का प्रयोग करना है दोस्तों यहाँ पे अपने को। देखिए आई हैव मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू कंप्लीट द असाइंड टास्क। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों सा, ठीक है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए इट सिंस यस्टरडे रीराइट इन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एक्टिव फॉर्म। तो खालिस्तान में क्या आएगा, टेंस का प्रयोग करके बताना है दोस्तों अपने को। यहाँ पे इट सिंस यस्टरडे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आएगा, क्या आएगा, इसमें आएगा दोस्तों हैज बीन सोविंग। तो दोस्तों हैज बीन सोविंग आएगा इसमें, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन से। 105 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमिनर। इसमें देखिए आई हैव लॉस्ट टॉयज आई हैड, क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा द फ्यू टॉयज आई हैड। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 106 नंबर का प्रश्न है, देखिए एबीसी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। आरंभ में इनकी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात पूंजी के अनुपात में है। 4 माह बाद भी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में कुल 4150 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ में से एक का लाभ क्या होगा। अनुपात निकालना है इनका, निकाल लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें एक तो ये पूछा गया है कि आधी पूंजी निकाल लेता है, तो यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा। देखिए 1/6 है, सॉरी 1/2 है। 1/2 को अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों यानी कि 1/2 पूंजी है वो उसने 12 महीने के लिए लगाई है, तो दोस्तों कितने 6, ठीक है। उसी प्रकार 1/3 है इसने दोस्तों, देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि 4 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो यहाँ पर इसको बी की पूंजी निकालेंगे, तो बी की पूंजी निकालेंगे दोस्तों। देखिए 1/3 इंटू 4, भाई 4 माह तक तो इसने पूरी लगाई थी। फिर दोस्तों इसने 8 महीने के लिए लगाई थी,
प्लस दोस्तों 1/3 इंटू 1/2 इंटू 8। ठीक है, तो ये बी की पूंजी निकल कर आ जाएगी दोस्तों कितनी, 8/3 आ जाएगा इसमें। सी की पूंजी है वो दोस्तों 1:5 है, सॉरी 1/5 है, तो 1/5 वही 12 महीने के लिए लगाई है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको अपन दोस्तों 12/5 है वो लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये तो हो गया दोस्तों अपने को यहाँ पे 6:8/3:12/5। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा मैं आपको बोलूं तो देखिए 6:8 कितना था, 8/3, फिर अनुपात, फिर दोस्तों 12/5। ठीक है, ये अनुपात था। अब इसको दोस्तों साधारण भिन्न में अगर अपन बदलेंगे तो दोस्तों इनका वही एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अनुपात निकलेगा दोस्तों 90:40:36। ठीक है, तो यहाँ पर बस भाई अनुपातों का योग कितना हो गया, 166 हो गया। अब अपने को ए का निकालना है। ए का अनुपात दोस्तों 90 है, तो 90/166 इंटू 4150, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 2250 आ जाएगा। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। 107 नंबर का प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या होगी, इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए, माना कि दोस्तों इसमें दो संख्याओं का अनुपात है वो दोस्तों 3:4 है। सीधा सा है, ऑप्शन उठा लीजिए, ऑप्शन उठाओगे ज्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए दोस्तों ऑप्शन में मैंने यहाँ पे 15 उठा लिया। ठीक है, अगर ये 15 है तो ये कितना है, तो दोस्तों ये 20 है। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों यहाँ पे 15 और 20 है, इसको आप काटोगे तो 3:4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसमें से 5 घटा दीजिए, इसमें से 5 घटाए तो इसमें बचे 10 और इसमें बचे 15। ठीक है, तो अब इसको काटोगे तो 2:3 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें देखिए छोटी संख्या तो इसमें कौन सी हो जाएगी 15 और बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 20। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए कुछ धन 160 पुरुषों और कुछ महिलाओं के बीच 16:21 के अनुपात में बांटा जाता है। प्रत्येक पुरुष को 4 रुपए और प्रत्येक महिला को 3 रुपए मिलते हैं। महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ धन 160 पुरुषों और कुछ महिलाओं के बीच 16:21 के अनुपात में धन है वो बांटा गया है। प्रत्येक पुरुष को 4 रुपए और प्रत्येक महिला को 3 रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पुरुषों को जो प्राप्त धन होगा वो कितना होगा, तो दोस्तों देखिए 160 इंटू 4 कर लीजिए, 160 इंटू 4 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 640। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तो महिलाओं को प्राप्त धन कितना होगा, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए महिलाओं का अनुपात कितना है 16:21 है। ठीक है, तो 21, तो यहाँ पे महिलाओं को प्राप्त धन हो जाएगा दोस्तों 640/16 इंटू 21, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 840। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक महिला को 3 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो 840 में 3 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 280। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चक्रवर्ती ब्याज पर किसी निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगनी होती है तो वह राशि 4 गुना होगी, तो वह राशि 4 गुना होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें देखिए n वर्ष बाद में वो दोस्तों दुगनी हो जाती है, यानी कि p है तो वो n वर्षों बाद में क्या हो जाती है 2p हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p 4 गुना कितने में होगी, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 2n वर्षों में हो जाएगी ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि n+n यानी कि 2n। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग हो तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी होगी बताइए। दोस्तों माना कि मूलधन है वो दोस्तों 100 रुपए है, ब्याज की दर है वो x% है और समय है वो x% है। तो ब्याज निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों 100 इंटू 4/25।
कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 16 रुपए है वो, इसमें क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो 100 रुपए का x प्रतिशत दर पर x वर्षों का ब्याज निकालना है, तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 100 इंटू एक्स बटे 100 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा इसमें 16। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? सीधा सा है भाई, बाद का पूछा है तो 4000 इंटू 115 बटे 100 इंटू 115 बटे 100, बस काट लीजिए। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 5290 आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 112 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए तथा 36% अंक से वो उत्तीर्ण रहा। ठीक है, 23% तो अंक उसने प्राप्त किए और 36 अंक से वो दोस्तों अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए, 35% अंक है वो प्राप्त किए और तथा न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किए। 48 अंक है वो दोस्तों अधिक प्राप्त किए उसने। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? भाई दोनों में अंतर कितने का हो गया? 23 और 35 में। दोस्तों 23 और 35 में अंतर हो गया 12 का। ठीक है, 12% बराबर क्या हो जाएगा? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 36 और 48 को जोड़ दीजिए। 36 और 48 को जोड़ोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 84। तो दोस्तों 1% निकाल लीजिए। अब देखिए 12% बराबर 84 है, तो 1% बराबर कितना होगा? 12 सत्ते 84। ठीक है, यानी कि 7 बराबर 1% है ये। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 700। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। एक दुकानदार ने 2 रुपए में 6 की दर से टॉफियां खरीद कर 4 रुपए में 9 की दर से बेच दी। ठीक है भाई, 2 रुपए में 6 की दर से खरीदी और 4 रुपए में 9 की दर से बेच दी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 चौका 24 और 9 दूनी 18, अंतर कितने का हो गया? तो दोस्तों इसमें अंतर हो गया 6 का। तो यहाँ पर 6 सही 18, 6/18 इंटू 100 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 33 सही, 33 सही 1/3%। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 9600 रुपए प्रत्येक की दर से एक गाय और एक घोड़ा बेचा गया। घोड़े पर 20% का लाभ और गाय पर 20% की हानि हुई हो तो पूरे सौदे की राशि क्या है? दोस्तों पूरे सौदे की राशि है वो क्या हो जाएगा? दोस्तों देखिए यहाँ पर 20% लाभ और 20% हानि दे रखी है। ठीक है, तो 20 का 20% निकाल लीजिए। 20 का 20% कितना होता है? 4%। तो इसमें पूरे सौदे के अंदर दोस्तों 4% की क्या हुई है? हानि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर 9600 दोस्तों 9600, तो 9000 9600 और 9600 कितने हो गए? 19200। तो यहाँ पर 19200 का आप 4% निकाल लीजिए बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 192 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी, इसमें देखिए तो पूरे सौदे में हानि हुई, पूरे सौदे में हानि हुई। तो अपने को दोस्तों पूरा सौदा बताना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 19200। ठीक है, 19200 इंटू 100 बटे 96। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये 20,000 हो जाएगा। कितना? 20,000। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बेचा कितने में? 19,200 में, और खरीदा कितने में था? 20,000 में। तो हानि कितने की हुई? 800 रुपए की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी को एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हुई। 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 98 माइनस 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 98 माइनस 18 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 चौको 72। यानी कि दोस्तों 98 में से 72 गए तो कितना बचा दोस्तों?
26, तो यही अपना 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन है वो 26 होगी, तो यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि 6A + 6B 84 है तो ए और बी का औसत मान क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार आप उठा लीजिए, अगर करना चाहो तो ऐसे कर लीजिए, नहीं देखिए 84 में 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 14, और 14 में दोस्तों 2 का भाग दोगे तो 7 आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि 6 × 7 + 6, 6 सत्ते 42, और ये भी हो जाएगा दोस्तों 7। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 7 7 आ जाएगा दोनों का, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 7 और 7 14, 14 का 14 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए ये उनके लसाअ और मेसा के गुणनफल के बराबर होगा। 3 नंबर ऑप्शन सही। 118 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, एक आदमी यात्रा से पहले 240 किलोमीटर 40 किमी प्रति घंटा के हिसाब से सफर करता है तथा दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत वेग क्या होगा, तो औसत वेग क्या होगा, औसत चाल निकालना है, तो यहाँ पे 2 × 60 × 40 बटे दोस्तों 60 + 40, बस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर ऑप्शन सही। 119 नंबर प्रश्न है, 8 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 2 आदमी और मिला दिया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो बताइए। तो 40 × 8 बटे दोस्तों 10 कर लीजिए, तो 40 × 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 320। 320 में 10 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 32, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, नीचे दी हुई बारंबारता सारणी के लिए 60 किग्रा से कम वजन के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60 किग्रा से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 और 5 9, 9 और 10 कितनी हो जाएगी, 9 और 10 19, 19 और 7 कितने होते हैं 26, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक फटाफट करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।